नमस्कार साथियों, आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद हम व्यंजन की शुरुआत करेंगे। तो कल जो है हम स्वर पढ़ चुके थे, स्वर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो कल वर्ण व्यवस्था में हम सबसे पहले वर्ण देखे थे। वर्ण किसे कहते हैं? स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं। और वर्ण की डिफिनीशन है कि वर्ण भाषा की वह लघुतम इकाई होती है जिसे खंडों में नहीं विभाजित किया जा सकता। वर्ण दो प्रकार के होते हैं आपके, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं और स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और वर्णमाला मैंने बताया था कि वर्णों के निश्चित क्रम को, किसको? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है। इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा था। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। इसके बाद दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही जो 7 स्वर हैं उसमें से आ, ई और उ, इन्हें सजातीय कहते हैं। और ए, ऐ, ओ और औ को विजातीय कहते हैं। और जो ये प्लुत स्वर है हमारा, इसका प्रयोग रोने, गाने या आलाप करने में किया जाता है। जैसे ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं, तो ओम का जो उच्चारण कहते हैं इसमें ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि होठों की गोलाई के आधार पर, तो होठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार से मैंने आपको बताया था। एक आपका वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। तो इस वृत्त के अंदर जो स्वर हैं इन्हें वृत्ताकार कहा जाता है और वृत्त के जो बाहर हैं इसको मैंने अवृत्ताकार बताया था। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति वृत्त के आकार की हो जाए उन्हें हम वृत्ताकार कहते हैं। और वृत्त के आकार की ना होकर किसी अन्य आकार में जब हमारे होठों की आकृति हो जाती है तो उसे हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर मैंने आप लोगों को 3 प्रकार का स्वर बताया था। एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 प्रकार का बताया था। तो अग्र स्वर के अंतर्गत ये सभी स्वर आते हैं। पश्च में आपका आ जाता है, वो मध्य में आ जाता है और पश्च में ये सारे स्वर आ जाते हैं। इसके बाद मुख की आकृति के आधार पर 4 प्रकार का स्वर होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। पहला संवृत, दूसरा अर्ध संवृत, तीसरा अर्ध विवृत और चौथा विवृत। इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर भी मैंने देखा था। तो उच्चारण स्थान के आधार पर पहला है कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धा, चौथा ओष्ठ, पांचवा कंठ तालु और छठा कंठ ओष्ठ। इनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मैंने देखा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से स्वर कहां कहां से बोले जाते हैं। जैसे आपका आ है तो ये कंठ से बोला जा रहा है, ई है तो ये तालव्य से बोला जा रहा है। इसी प्रकार अन्य स्वर भी बोले जा रहे हैं। इसके बाद अनुनासिक के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। किसके बारे में? अनुनासिक के बारे में। तो अनुनासिक का जो उच्चारण होता है वह नाक और मुंह
दोनों से होता है। किससे होता है? नाक से भी होता है और मुख से भी होता है, जैसे चांद, दांत और गांव। उसके बाद निरानुनासिक बताया था, तो निरानुनासिक में इसका उच्चारण केवल और केवल मुख से होता है, जैसे इधर और उधर, इधर उधर, आप, अपना, ये सभी शब्द जो है निरानुनासिक हैं। उसके बाद अनुस्वार है। अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल नासिका से होता है। नासिका मतलब नाक से होता है, जैसे लंगूर, अंगूर, गंगा इत्यादि। उसके बाद विसर्ग आ जाता है। विसर्ग का उच्चारण हा के समान किया जाता है। किसके समान? हा के समान किया जाता है, जैसे प्रायः और प्रातः। तो इस प्रकार स्वर हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो आइए देखते हैं हम व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जो है वह स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो जो व्यंजन हैं ये 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब ये भी देख लेते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जो ये स्पर्श व्यंजन होता है, इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा और दंत को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? कंठ, तालु, ओष्ठ, जिह्वा और मूर्धा को, इन सभी को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। तो देखते हैं वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला है आपका क वर्ग, और दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग, और उसके बाद प वर्ग। इसमें ख, ग, घ और अंगा, छ, ज, झ और इया। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और आड़ा। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म।
तो इनकी संख्या 25 हुई। ये है आपका पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग और ये पांचवा वर्ग। तो कवर्ग में कितने आ रहे हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 इसमें, 5 इसमें और इसी तरीके से इन तीनों में भी 5 5 आ रहे हैं। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। का से लेकर मां तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत इन सभी को स्पर्श करती है। और इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग 1 2 3 4 5। इस 5 भाग में बांटे जाने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। किस कारण कहते हैं? क्योंकि इसे 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और ये जो हर वर्ग का पहला अक्षर है, हर वर्ग का पहला अक्षर है क, च, ट, त, प, इसे उदित कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। उदित क्यों कहते हैं? उदित इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं वर्गों के कारण इन व्यंजनों को भी जाना जाता है। जैसे कवर्ग बोल दिया जाता है तो कवर्ग के अंतर्गत ख, ग, घ, अंगा भी आ जाता है। और चवर्ग बोलने पे इसके अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया, ये 5 व्यंजन आ जाते हैं। तो इसीलिए हर वर्ग का जो प्रथम अक्षर है इसे उदित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदित कहा जाता है। उदित कहा जाता है। इसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। और ये भी जानना जरूरी है कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ यानी जिह्वा कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत इन सभी को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। इन सभी को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, या जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे सभी अवयव जैसे कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा ये आपस में सटे हुए तो होते हैं लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। स्पर्श व्यंजन में तो स्पर्श करते हैं लेकिन इसमें सटे हुए होते हैं और स्पर्श नहीं करते, या कि पूर्णतः स्पर्श नहीं करते। इसी कारण इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। तो इसमें से जो या और वा है, क्या है? या है और वा है, इसको अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। इसको अर्ध स्वर कहते हैं। ये आपका या और वा, इसको अर्ध स्वर कहते हैं। एग्जाम्स में पूछ लेता है, 4 विकल्प रहते हैं जिनमें 3 विकल्प कुछ और देता है और 1 विकल्प में आपका या दे दे या वा दे दे। या और वा में से एक व्यंजन दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है। तो इस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। इसके बारे में समझेंगे। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में
एक प्रकार का घर्षण सा हो। क्या हो? एक प्रकार का हमारे मुख में घर्षण सा हो और ऊष्म वायु बाहर निकले। ऊष्म वायु मतलब गर्म वायु बाहर निकले, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। जैसे स, स, स और ह, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। और इसमें जो ह है आपका, इसको काकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य। काकल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ह का जो उच्चारण किया जाता है, जिस स्थान विशेष से इसका उच्चारण होता है उसका नाम ही काकल्य है, इसीलिए इसको काकल्य कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। क्या देखेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। छत, त्रंग, ज्ञ और स्रा। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। ये चारों संयुक्त व्यंजन इसलिए हैं क्योंकि ये जो छ, त्र, ज्ञ और स्रा है, इन चारों वर्णों का जो मतलब ये चारों वर्ण जो बने हुए हैं, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? दो व्यंजनों से। तो दो व्यंजनों से मिलकर बने होने के कारण ही इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जो छ है आपका, ये आधा का प्लस सा से मिलकर बना हुआ। किससे? आधा का प्लस सा। और ये आधा ता प्लस रा। और ज्ञ बना है आधा जा प्लस इया। और ये आधा सा प्लस रा से मिलकर बना हुआ है स्रा। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो इस प्रकार से ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन हुए। इसके बाद हम देखेंगे द्वित्व व्यंजन। क्या देखेंगे? द्वित्व व्यंजन देखेंगे कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। व्यंजन तो एक ही वर्ण का दो बार मिलना। किसका? एक ही वर्ण का दो बार मिलना। जब एक वर्ण दो बार मिले तब उसे द्वित्व व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। एक ही वर्ण का दो बार मिलना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे 80, 80, बच्चा, 80 बच्चा, अड्डा और सज्जन। सज्जन। तो ये जो शब्द हैं हमने बताया आप लोगों को कि एक ही वर्ण का दो बार मिलना। किसका? एक ही वर्ण का दो बार मिलना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो इसमें एक वर्ण दो बार आया। क्या? एक वर्ण। जैसे ये आधा सा एक बार यहां आया है और एक बार यहां, तो आधा सा दो बार आया है। और ये चा भी दो बार आया है। यहां पर डा दो बार आया है और जा भी दो बार आया है। तो इसलिए इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा शब्द है तो ब, अ, आधा चा प्लस आधा चा प्लस अ, बच्चा। तो यहां पर देखिए ये जो चा है ये दो बार आया है। कितने बार आया है? चा जो है दो बार आया है।
इसी प्रकार से सा 2 बार आया है, डा 2 बार आया है और जा भी 2 बार आया है। तो 2 बार आने के कारण इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। इसके बाद हम देखेंगे संपृक्त ध्वनि। क्या देखेंगे? संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि। तो संपृक्त ध्वनि में जो है एक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि में एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तब उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, जैसे रम्य। अब ये जो रम्य शब्द है इसमें आधा मा जो है ये है 2 व्यंजनों से संयुक्त है। एक रा से संयुक्त है और दूसरा या से संयुक्त है। तो रा और या के बीच में आपका आधा मा है। तो जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तब उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे रम्य, दिव्य। तो दिव्य में भी आधा वा जो है ये दा और या से संयुक्त हो जा रहा है, इसलिए इसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। और आपका प्रसिद्ध, जैसे प्रसिद्ध है तो ये आधा दा सा और धा के बीच में है। सा और धा के बीच में होने के कारण इसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां। वैसे तो ये देखा जाए तो ये जो द्वित्व व्यंजन है, संपृक्त ध्वनि है और संयुक्त ध्वनियां हैं तो ये चारों, ये तीनों जो है संयुक्ताक्षर ही, लेकिन इसमें यही अंतर है। और ये टीजीटी या पीजीटी में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, संभवतः पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है 2005 में कि संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं, ऑप्शन में दिया गया है। तो ये तीनों संयुक्त अक्षर के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन इनमें यही अंतर है कि द्वितीय व्यंजन में एक व्यंजन 2 बार आता है। कितने बार? एक वर्ण 2 बार आता है, इसीलिए द्वितीय व्यंजन कहते हैं। और संपृक्त व्यंजन में एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? संयुक्त हो जाती है। और संयुक्त ध्वनियां के अंतर्गत इसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन, कितने? 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे या एक स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां एक स्वर के सहारे कैसे परस्पर संयुक्त हो जाएं, वो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर, क्या होकर? संयुक्त होकर एक स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, तब उन्हें संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे, ये बताइए इसकी डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डिफिनीशन समझ में आई कि नहीं। अगर आपके डिफिनीशन समझ में नहीं आ रही है तो इसको हम बहुत ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे स्नान शब्द है, स्नान। अब स्नान में आधा सा है प्लस आधा ना प्लस आ और प्लस ना, तो शुद्ध है स्नान। लेकिन लोग बोलते क्या हैं? भैया हम स्नान करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं?
हम स्नान करने जा रहे हैं, तो स्नान नहीं होता है, ये होता है स्नान। क्या होता है? स्नान होता है। तो स्नान में आधा सा प्लस ना, आधा प्लस आ और प्लस आधा ना और प्लस आ। तो स्नान में ये आधा सा और आधा ना, ये दो व्यंजन ध्वनियां है। मैंने बताया था दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर, कैसे संयुक्त होकर, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां, तो इसमें दो व्यंजन ध्वनियां आपकी हो गई। तो जब दो व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर, तो आधा सा और ना ये संयुक्त हो गई हैं, परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं। किसके? एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं। तो ये किसके सहारे बोली जा रही हैं? आ के सहारे। ये यहां पर आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये आ के सहारे बोली जा रही हैं, इसलिए इसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। एक उदाहरण और बताता हूं मैं, जैसे है आपका स्कूल, इसको भी लोग बोल देते हैं स्कूल जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल नहीं होता है, स्कूल होता है। क्या होता है? स्कूल होता है। तो स्कूल में भी आधा सा, आधा का प्लस ऊ प्लस आधा ला और प्लस आ, स्कूल। तो स्कूल में ये आपका आधा सा और आधा का, ये किसके सहारे बोला जा रहा है? ऊ के सहारे। इन दोनों व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊ के सहारे किया जा रहा है, इसलिए इसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियां। ये बताइए आप लोग कि इतना आप लोगों के समझ में आया कि नहीं? द्वित्व व्यंजन, संपृक्त ध्वनि और संयुक्त ध्वनि, ये तीनों ध्वनियां आपके समझ में आई या नहीं आई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया है कि नहीं आया है। यदि आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पर। तो आइए देखते हैं व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका वर्गीकरण? व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। तो वे जो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण है उसमें हम सबसे पहले स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर? स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक आपका अघोष और दूसरा सघोष। अघोष स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घोष। तो अघोष में आ मतलब नहीं। क्या होता है? आ मतलब नहीं, और घोष मतलब कंपन। घोष मतलब कंपन और आ मतलब नहीं। यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख तंत्र में या कि हमारे स्वर तंत्रियों में क्या ना हो? कंपन ना हो। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख तंत्र में या स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे हम अघोष कहेंगे। और सघोष का होगा सा मतलब साथ और घोष मतलब कंपन। मतलब जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम सघोष कहेंगे।
तो जो आपका ये अघोष है इसमें पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों सा आते हैं, सा, सा और सा। तो पिक्चर हॉल में आप लोग देखते होंगे कि 12 बजे के बाद 300 जरूर चलते हैं। कितने सौ चलते हैं? 300। तो इसका स्वर बनाया, इसका सूत्र बनाया जा सकता है 12 से तीनों सा। क्या सूत्र बनाया जाता है? 12 से तीनों सा। 12 मतलब होता है वर्णमाला का पहला और दूसरा अक्षर, और 12 से तीनों सा। तीनों सा मतलब सा और सा। आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा इस अघोष के अंतर्गत आते हैं। और 12 के बाद बचा क्या? पहला दूसरा तो हो गया, अब इसमें सघोष में आ जाएगा आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। अब जैसे कवर्ग में आ जाएगा का और खा, चवर्ग में चा छा आ जाएगा, टवर्ग में टा ठा आ जाएगा, और तवर्ग में ता था, और पवर्ग में पा फा। यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये आ जाएगा अघोष में। और तीनों सा मतलब सा, सा और सा, ये तीनों सा भी आपके अघोष के अंतर्गत आएंगे। और 345 मतलब हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। जैसे गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, आड़ा। इस तरीके से हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आपका सघोष के अंतर्गत आएगा। तो आइए इसको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। वर्णमाला लिखकर इसको समझ लेते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। तो मैंने आपको बताया था कि अघोष में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो ये पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष में आएगा, और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष में आएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपका अघोष हो गया, और ये सघोष या घोष हो गया। तो अघोष का सूत्र होगा 12 से तीनों सा, यानी 12 यानी पहला दूसरा वर्ण, और सा, सा और सा। ये जो है आपका अघोष का सूत्र हो गया। और जो सघोष का है वो है आपका 345, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कौन सा वर्ण? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्लस अब इसमें ऊष्म व्यंजन में 3 वर्ण लिख दिए थे। कितने? ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण हमने लिखे थे। कौन से? सा, सा, सा। तो बचा क्या? हा बचा। तो हा जो है आपका आ जाएगा सघोष में। और क्या बचा है? बचा है या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन बचा है। क्या बचा है? अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन और स्वरों में जो सभी 11 स्वर हैं, कितने 11 प्लस सभी स्वर सभी स्वर भी जो है सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो 12 से तीनों सा, 12 यानी पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा आपका अघोष में, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हा प्लस अंतस्थ व्यंजन और प्लस सभी स्वर, ये आपके किस में आ जाएंगे, सघोष यानी घोष में आ जाएंगे। इसके बाद हम श्वास की मात्रा के आधार पर देखेंगे। किस मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं भैया, ये बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं ये बताइए कि आपको ये अघोष और सघोष समझ में आ गया कि नहीं आया। यदि आ गया हो तो हम आगे बढ़ें और आपको वायु की मात्रा के आधार पर भी बताएं। किसके आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर। तो आइए देखते हैं हम श्वास की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर श्वास की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर तो श्वास की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। एक आपका अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। श्वास की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक आपका अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं। कितने, कौन कौन से आते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं। और प्लस क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण आता है, प्लस क्या आता है, ऊष्म व्यंजन आता है। किस में आता है, महाप्राण में आता है। दूसरा और चौथा व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन। तो दूसरा चौथा हमने यहां लिख दिया, बचा क्या, बचा तीसरा दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन यहां हुआ, बचा कौन सा, पहला तीसरा और पांचवा। पहला तीसरा और पांचवा ऊष्म व्यंजन यहां हो गया। तो बचा क्या, बचा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन को हम यहां पर लिख देते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर भी बचे हुए हैं। सभी स्वरों को भी हम देख लेते हैं। सभी स्वर यहीं पे आएंगे, सभी स्वर। तो अल्प प्राण में क्या आएंगे, पहले तीसरे और पांचवें वर्ण आएंगे, प्लस सभी स्वर आएंगे और अंतस्थ व्यंजन आएंगे। इसको भी आइए देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। अब ये जो महाप्राण है, महाप्राण में कौन सा आएगा, दूसरा आएगा और चौथा आएगा। क्या आएगा, दूसरा आएगा, चौथा आएगा और प्लस ऊष्म व्यंजन आएंगे। ऊष्म व्यंजन मतलब सा, सा और हा। ये चारों व्यंजन आपके महाप्राण में आएंगे। लेकिन जब दूसरा चौथा हमको याद ही है यहां पर, तो बचा क्या,
पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका पांचवा हो गया। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहले, तीसरे और पांचवें, ये हर वर्ग में यही रहेगा, चाहे आपका कवर्ग हो, चाहे चवर्ग हो और चाहे टवर्ग हो, सभी वर्गों में यही हाल रहेगा कि दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण में आएगा और पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण में आएगा। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब या, रा, ला और वा, और सभी स्वर जो है आपके अल्प प्राण में आएंगे। अल्प प्राण का मतलब ही होता है, अल्प मतलब थोड़ा और प्राण मतलब वायु, यानी जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण करते समय अल्प वायु यानी कम वायु लगे उसे हम अल्प प्राण कहेंगे, और महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु लगेगी उसे हम महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, तो महत्वपूर्ण बिंदु में चा, छा, जा, झा, कौन कौन से वर्ण? चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चा, छा, जा और झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं भैया इसको? स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये आपका चा, छा, जा और झा है, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के सारे अवयव, क्या हमारे मुख के सारे अवयव परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और एक प्रकार का घर्षण होता है। क्या होता है? स्पर्श भी करते हैं और घर्षण भी होता है। इसी कारण इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होता है। क्या होता है? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। फेंका हुआ से तात्पर्य है कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय, किसका देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण हैं। तो उत्क्षिप्त में आपके एक है ढा और दूसरा है ढा, ढा और ढा। तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा की नोक, वो कठोर तालु को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? वह कठोर तालु को स्पर्श करती है। यानी जिह्वा की नोक जो है वो इस प्रकार प्रतीत होती जैसे फेंकी जा रही हो, झटके से फेंकी जा रही हो और कठोर ताल को स्पर्श करती हो। इसीलिए उसे हम स्पर्श व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। और द्विगुण का मतलब होता है द्विगुण, यानी दो गुण। दो गुण का मतलब एक नुक्ता रहित और एक नुक्ता सहित। तो इसका ये बिंदी हटा दिया जाए दोनों का तो नुक्ता रहित हो जाएगा ये, और बिंदी लगा दिया जाए तो नुक्ता सहित हो जाएगा ये। इसीलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। नुक्ता रहित जैसे हम ढक्कन लिखते हैं, ढोल लिखते हैं, डलिया लिखते हैं, तो इसमें बिंदी नहीं रहती है। तो ये नुक्ता रहित के उदाहरण हो गए। और नुक्ता सहित के उदाहरण जैसे सड़क आपका हो गया। क्या हो गई? सड़क। और पढ़ाई।
पढ़ाई में भी ढ़ा लिखेंगे और सड़क में ढ़ा लिखेंगे, तो ये नुक्ता सही तो हो गया। और इसे विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन कहते हैं। विकसित व्यंजन भैया क्यों कहते हैं इसको? विकसित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ड और ढ से ही विकास हुआ है। किससे विकास हुआ है? ड और ढ से विकास हुआ है, इसी कारण इसे विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इसी में बिंदी लगा दिया क्या, तो ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। बिंदी लगाने के कारण उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये ड और ढ के विकसित रूप हैं, इसलिए इसे विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ताड़न जात व्यंजन। कौन सा? ताड़न जात। इसे ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी और उत्क्षिप्त व्यंजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इस क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, संख्या बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? संख्या बढ़ा दीजिए। सभी अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा दें और फेसबुक पर भी शेयर कर दें, जिससे जो भी विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक हैं उनके पास तक यह क्लास पहुंच सके। तो आइए देखते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। क्या देखते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक के बाद देखेंगे लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो जो पार्श्विक व्यंजन होता है ये ला को कहते हैं। किसको कहते हैं? ला को। पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। और लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रा को। अब भैया ला को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? ला को पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्श्व का मतलब होता है दोनों तरफ से। पार्श्व का क्या मतलब होता है? पार्श्व का मतलब होता है दोनों तरफ से। दोनों तरफ का मतलब जिह्वा के दोनों तरफ, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा के दोनों तरफ से वायु बाहर निकले, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। और लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना या लड़खड़ाना, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा लुढ़कती सी प्रतीत हो। कैसे प्रतीत हो? लुढ़कती सी प्रतीत हो, उसे हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। इसके बाद आता है आगत स्वर। अगले पेज में देख लेते हैं इसको हम। आगत स्वर। आगत स्वर। तो जो आगत स्वर है यह केवल एक है। क्या है? इसको आगत व्यंजन बना देते हैं। आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजनों की संख्या 5 होती है। कितनी? 5। क, ख, ग, ज और फ। क, ख, ग, ज और फ। क, ख, ग, ज और फ। यह जो है फारसी से आगत है। किससे आगत है? फारसी से। यह फारसी से आगत है। इसके नीचे नुक्ता भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नुक्ता। इसके नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता।
तो नुक्ता लगाने की जो प्रथा है वह शिव प्रसाद सितारे हिंद ने आरंभ किया था। किसने? इसे क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। और नुक्ता लगाने की जो प्रथा थी उसको किसने आरंभ किया था? शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद। तो नुक्ता लगाने की प्रथा किसने आरंभ किया था? शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये क्वेश्चन शायद नेट में पूछा भी गया था कि आगत ध्वनियों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आगत ध्वनियों की संख्या कितनी होती है। विकल्प में 5 भी दिया गया था, 6 भी दिया गया था। विकल्प में क्या दिया गया था? 5 दिया गया था, 6 दिया गया था, 2 विकल्प और भी थे। तो जो आगत व्यंजन है वो 5 हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन आगत स्वर भी होता है। क्या होता है? आगत स्वर, आगत स्वर। ये आपका आगत स्वर है। क्या है? आगत स्वर। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आगत ध्वनियां पूछा गया था कि आगत ध्वनियों की संख्या कितनी होती है। तो आगत ध्वनियों की संख्या, ध्वनियों में आपका स्वर भी आ जाएगा और व्यंजन भी आ जाएगा। तो आगत ध्वनियों की संख्या कुल मिलाकर स्वर को लेकर भी 6 होती हैं और आगत व्यंजन पूछा जाएगा तो आपको 5 बताना है। कितना बताना है? 5 बताना है। और इसके अलावा एक वर्ष व्यंजन भी है। क्या है? वर्ष व्यंजन, वर्ष व्यंजन। वर्ष का मतलब होता है मसूढ़ा। वर्ष का मतलब क्या होता है? मसूढ़ा होता है। तो वर्ष व्यंजन का बहुत ही अच्छा सूत्र है स र ल ज न। आप यही 2 शब्द याद कर लीजिए, सरल जन। क्या याद करेंगे? 2 शब्द याद करेंगे, सरल जन और वर्ष व्यंजन आपको याद हो जाएंगे, सा र ल ज और न। तो सरल जन आप केवल याद करिए। क्या याद करेंगे? सरल जन। सरल जन याद करने से वर्ष व्यंजन आपको भूलेगा नहीं। तो सरल जन आप याद कर लीजिए। इसके अलावा एक होता है संघर्षी व्यंजन। क्या होता है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। स और स। ये तीनों संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम वर्णों का उच्चारण स्थान भी देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हर वर्ण का, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, उसका उच्चारण किस स्थान से होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कंठ देखेंगे। क्या देखेंगे? कंठ देखेंगे। कंठ। तो कंठ का सूत्र होता है, क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो इसमें अकुह मतलब आ का वर्ग अकुह विसर्जनीय नाम कंठः और विसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः मतलब आ का वर्ग ह और विसर्ग। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। कंठ के अंतर्गत
आ कवर्ग हा और विसर्ग आएगा। दूसरा है तालु। क्या है? तालु। तालु का सूत्र होता है इचु यसाणाम तालु। इचु मतलब ई और चवर्ग, यसाणाम या और सा। तालु से इसका उच्चारण होगा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा पहले हो गया, इसका हो गया इचु यसाणाम तालु। इसके बाद ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब री टवर्ग, ऋतु रसाणाम मूर्धा र और सा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसके बाद आ जाएगा दंत्य। क्या आ जाएगा? दंत्य आ जाएगा। चौथा है दंत्य। दंत में ऋतु लसानाम दंतः, तवर्ग ला और सा, ऋतु लसानाम दंतः। तो इतना आया समझ में कि नहीं आया दोस्तों? बताइए आप, इतना समझ में आया कि नहीं आया? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ये चारों समझ में आए कि नहीं, ये बताइए। कमेंट करके एक बार जरूर बताइए कि समझ में आए या नहीं आए। अगर ना आए हो तो हम फिर से बताएं। हमें लगता है सभी के समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कंठ, देखेंगे ओष्ठ को, उसके बाद कंठ तालव्य। ओष्ठ, उपु पद्मानीय नाम ओष्ठोच्चा। तो इसमें उ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसाणाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपु पद्मानीय नाम ओष्ठोच्चा। इसके बाद आ जाएगा कंठोष्ठ। क्या आ जाएगा? कंठोष्ठ। इसमें आपका पवर्ग भी आएगा। क्या आएगा? पवर्ग। उपु पद्मानीय नाम, पवर्ग आएगा। इसके बाद कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ और आठवां दंत ओष्ठ या दंतोष्ठ। एक में मिलाकर लिखेंगे तो कंठोष्ठ और दंतोष्ठ हो जाएगा। तो कंठ ताल में आ जाएगा आपका ए और ऐ, और कंठोष्ठ में ओ और औ आ जाएगा, और दंतोष्ठ में वकारस्य दंतोष्ठा। दंतोष्ठ का क्या होता है? वकारस्य दंतोष्ठा। तो आपका कंठ तालु में ए ऐ, कंठ ओष्ठ में ओ औ और दंत ओष्ठ में वा हो गया। इसके बाद एक और बचा है, वह क्या है? नासिका। नासिका। तो नासिका से उच्चारण किसका होता है? अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, और अनुस्वार। किसका? अनुस्वार। तो नासिका से, नासिका का सूत्र होता है यमंग गणना नाम नासिका सा। क्या होता है? यमंग गणना नाम नासिका चा, यानी नासिका से हर वर्ग का पांचवां अक्षर। क्या? हर वर्ग का पांचवां अक्षर। अंगा, इया, आड़ा, ना और मा और स्वर, ये सभी नासिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है आपके वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन की जो क्लास होती है वो लगभग समाप्ति की ओर है, और हमें आशा है
कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे अभी तक, उन क्वेश्चनों का जवाब मिल गया होगा। यदि आपको और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा। और जो भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, और उसके अतिरिक्त नेट टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।